हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। और ये जो करंट अफेयर्स होंगे ये आपकी सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इनको याद रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो आपके करंट अफेयर्स होंगे ये वीकली बेसिस पे लेकर आए, जिससे आप क्या है होलिस्टिकली अपने जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनको रिवाइज कर सकें। क्योंकि क्या है, पर डे अगर करंट अफेयर्स लाते हैं तो बार बार उनको रिवाइज कर भी नहीं पाते हैं, है ना। जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ से हम ये सारे टॉपिक्स कवर कराते रहेंगे आपको, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं क्या आपको वीकली करंट अफेयर्स चाहिए या पर डे चाहिए, तो उस हिसाब से हम अपने करंट अफेयर्स को मॉडिफाई कर देंगे। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। देखिए पहला टॉपिक है आपके सामने चंद्रयान 3, ठीक है। तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा, तो इससे पहले चंद्रयान 1 भी लॉन्च किया गया हुआ है ना। तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, आज ये चंद्रयान 1 के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला हो जाएगा चंद्रयान 1, ठीक है। तो देखिए चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में, ठीक है। और इसके लिए जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था ना, वो कौन सा रॉकेट था, मैं लिख देता हूँ और उसी, ठीक है। इसके लिए जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम था PSLV XL, ठीक है। तो PSLV की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखनी है PSLV की फुल फॉर्म क्या है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक्सेल का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो ये चंद्रयान 1 के लिए इस्तेमाल किया गया था। कब किया गया था, 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है तो इसलिए याद रखें। अब देखिए चंद्रयान 2 डबल है, ठीक है। तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, ये भी लॉन्च किया गया है 22 जुलाई 2019, ठीक है। ये डेट याद रखनी है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। अब देखिए यहाँ पर चंद्रयान 2 में क्या है इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था वो कौन सा रॉकेट था, GSLV Mark 3 M1, ठीक है। तो ये पूरा नाम है इसके रॉकेट, जो चंद्रयान 2 है इसके रॉकेट का नाम, क्या है, GSLV Mark 3 M1। ये अच्छे से याद रखना है। चंद्रयान 2 में क्या था, एक तो था लैंडर, उसका नाम था विक्रम, ठीक है। ये क्या था, लैंडर जो लैंड करेगा जाके चंद्रमा पे, ठीक है। और दूसरा था रोवर, रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान, ठीक है। ये क्या था, रोवर। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं ना। लैंडर का नाम विक्रम हो गया जो लैंड करेगा, और रोवर का नाम हो गया प्रज्ञान जो वहाँ पर घूमेगा फिरेगा, जांच करेगा, ठीक है, कलेक्ट करेगा डेटा को। अब जो चंद्रयान 3 है इसके लिए जो रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम क्या है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। तो ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है, ये लॉन्च किया जा रहा है श्रीहरिकोटा, ठीक है। कहाँ से, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र। तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पर, इंडिया में कौन से स्टेट के अंदर पड़ेगा, चलिए आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख के बताइए। मैं वीडियो को पॉज करके आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर दीजिए, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दूसरी खबर है आपके सामने, सबसे गर्म क्या रहा, फरवरी जो माह है 1877 के बाद सबसे ज़्यादा अधिक गर्म रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, कितना यहाँ का एवरेज टेम्परेचर इस बार जो फरवरी 2023 में फरवरी का एवरेज टेम्परेचर कितना रहा है, 29.54 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 1877 के बाद फरवरी में सबसे ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर नोट किया गया है, कितना, 29.54 वो डिग्री
दर्ज किया गया है ना। और सामान्य कितना रहता है, 27.8 डिग्री सामान्य टेम्परेचर रहता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो एवरेज से कितना ज़्यादा, 1.74 डिग्री अधिक रहा। तो थोड़ा सा ये 2-4 बातें हैं, अब याद रख सकते हैं। देखो फरवरी का गर्म होने का जो कारण बताए गए हैं, वो क्या कारण बताए गए हैं। पहला कारण बताया गया है कि बारिश, यहाँ पे क्या है, बारिश कम हुई है। दूसरा कारण क्या बताया गया, साफ आसमान, आसमान क्या रहा, साफ रहा। तीसरा कारण क्या बताया गया है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है, इसके कारण से हमारा पारा बढ़ गया है, ठीक है। ये 3 कारण बताए गए, तो ये 3 कारण आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी करी है कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से ना निकलें, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा अधिक लू का खतरा बना रहेगा। लू की चपेट पे ना आए, तो इसलिए 12 से 3 बजे के बीच में घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। ये गाइडलाइन दी है। तो आपके एग्जाम में अगर ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कितने बजे से कितने बजे तक के लिए ये गाइडलाइन दी कि घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो उसमें जैसे ऑप्शन देंगे 1 बजे से लेकर 5 बजे, 1 बजे से लेकर 4 बजे, 12 बजे से लेकर 3 बजे, 12 बजे से लेकर 4 बजे। तो कन्फ्यूज़न यही क्रिएट हो जाता है कि भैया 12 से 4 था कि 12 से 3 था कि 1 से 4 था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए कि 12 से 3 बजे के बीच में घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए तीसरी खबर है आपके सामने, इंटोस्पेक्ट 2023। अभी इंटोस्पेक्ट 2023 है क्या, देखिए इंटोस्पेक्ट नाम याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है पूरे इंडिया में। इंटोस्पेक्ट 2023 का संबंध कौन से राज्य से है। अब स्टेट लिखे होंगे जैसे राजस्थान, दूसरा लिखा होगा यूपी, तीसरा लिखा होगा एमपी और चौथा लिखा होगा हरियाणा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि इंटोस्पेक्ट 2023 राजस्थान में आयोजित किया गया था। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जो मोबाइल व्यापार में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। कौन सी जगह हुआ था, राजस्थान में भी जयपुर में हुआ था। जो राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, तो जयपुर के अंदर आयोजित कराया गया था। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने चौथी खबर है, फीफा अवार्ड 2022-23 के विजेता घोषित है ना। मेसी को कौन सी बार, 7वीं बार बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला है, ठीक है, 7th टाइम। सोचिए देखो कितने महान प्लेयर हैं कि एक ही मतलब लोगों को एक बार नहीं मिल पाता, ये 7वीं बार लेके जा रहे हैं यार अवार्ड, ठीक है। तो अपने आप अब जब भी अपना जीवन में आप कोई कार्य करें ना, तो इस लगन से करें कि बस उसको करते जाएं, उसमें उसको एंजॉय करें। आपको अवार्ड्स हमेशा मिलेंगे, हर चीज़ में मिलेंगे, ठीक है। आपको कंपटीशन करने के हिसाब से अवार्ड नहीं चाहिए, आपको अपने आप को अपने मतलब आप एक होता है ना कि यार डेडिकेशन दिखाना होता है, ये मुझे अच्छा लगता है। आपको जीवन में जो भी काम अच्छा लगेगा और आप जब आप उस कार्य को अपने जॉब के साथ जो मतलब जैसे मान लीजिए इनकम सोर्स के साथ अटैच कर लेंगे, तो आप हमेशा उसमें सक्सेसफुल होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, 2009, 2010, 11, 12 के बाद फिर 15 में मिला, फिर 19 में मिला और अब 2023 में मिला है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं कि इनको ये 7 बार बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिल चुका है, 7वीं बार मिला है इस बार, ठीक है। तो इनको 7 बैलन डी और अवार्ड मिल चुके हैं, 7 बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड मिल चुका है, 2 बार वर्ल्ड कप गोल्डन बोर्ड अवार्ड मिल चुका है। तो इनके अवार्ड्स के नाम याद रख सकते हैं कि एसएससी सभी एग्जामों में जितने भी एग्जाम्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मेसी से रिलेटेड कौन सा इसमें सत्य है, कौन सा असत्य है, इस तरीके से पूछ लेगा। या फिर ऐसे स्टेटमेंट वाइज दे देगा कि मेसी को आज तक वर्ल्ड कप मतलब एक वर्ल्ड कप गोल्डन बोर्ड अवार्ड मिला है, तो आपको लगेगा एक ही मिला है। 3 लिख देगा, 3 मिला है, थोड़ा ध्यान रख लें, 7, 7 और 2, ठीक है। 7 बैलन डी और 7 बेस्ट फीफा प्लेयर और 2 वर्ल्ड कप गोल्डन अवार्ड्स, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। और 5 बार ये क्या होगा, बेस्ट फीफा खिलाड़ी भी चुने गए हैं, ठीक है। 5 बार इनको क्या चुना गया, बेस्ट फीफा खिलाड़ी चुना गया है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पुलेट्स लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, इनको कौन सा दूसरी बार, सेकंड टाइम याद रखना है, ठीक है। दूसरी बार इनको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब मिल गया है। क्या नाम है इनका, नाम अलेक्सिया पुलेट्स, ठीक है। ये वुमेन फुटबॉलर हैं, ठीक है। इनको वो जो महिला वर्ग है उसके अंदर बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, फीफा ने। तो इनका नाम याद रख सकते हैं आप इनको। दूसरी फिर इसके अंदर है कि इंग्लैंड की वर्तमान कोच है सरीना, है ना, विगमैन। तो इनको तीसरी बार कौन सा, 3rd बार फीफा बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया। देखो बार बार रिपीट उन्हीं को मिल रहा है जो एक बार बहुत अच्छे मतलब मुकाम पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, तो अब देख लीजिए बार बार मिल रहा है उनको अवार्ड। ये तीसरी बार बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है इसको, ठीक है। फिर फीफा की बेस्ट महिला गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया, इंग्लैंड की
की हैं मेरी अस को मिला है। ठीक है, तो ये थोड़ा महिलाओं के नाम आ रहे हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि क्या है, अब इस तरह के बेस्ट प्लेयर तो सभी याद करके जा रहे हैं, अब उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो जो एक्स्ट्रा पढ़ के जाएगा ना, वो अब एक्स्ट्रा नंबर लेकर आएगा, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए एक ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए संतोष ट्रॉफी का संबंध देश का घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, देश का, हमारे देश का जो घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है उससे संबंध है संतोष ट्रॉफी, आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अब पहली बार क्या होगा, मतलब देश से भी बाहर जो संतोष ट्रॉफी है, इसका मतलब इसके जो इवेंट्स हैं इनका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आ जाइए यहाँ पर, अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, क्वेश्चंस हैं, उसको क्वेश्चंस के आंसर के रूप में लीजिए। ये सोचिए कि आपके से क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो कहाँ आयोजित हुआ। अब ये है कि विश्व सतत जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शिखर सम्मेलन है, तो ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। ठीक है, कौन सा 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे। अभी हाल ही में जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कौन से स्टेट में किया गया, दिल्ली, राजस्थान, MP, UP, हरियाणा, पंजाब, ऐसे लिखे आएंगे, तो आप याद रखेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। अब देखिए इसमें क्या था, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इसका हर साल आयोजन कराता है। इसको कौन कराता है हर साल आयोजन, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा ये हर साल मतलब एवरी ईयर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और इसकी जो थीम रही थी, उस क्या थीम थी इसमें, सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना, है ना, ये रखी गई है। क्या रखी गई है, इस साल की थीम क्या रखी है, सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलेपन को मुख्य धारा में लेकर आना है। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। कब, 28 फरवरी को। अभी 28 फरवरी ही क्यों डेट चुनी, क्योंकि देखो हमारे जो भारत के वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, रमन इफेक्ट की पुष्टि की थी। कौन सी तारीख को, 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन इफेक्ट की पुष्टि की थी। तो इसी वजह से 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी देखो इस साल की क्या थीम रखी गई है, वैश्विक कल्याण। ठीक है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, है ना, ये रखी गई है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। 2-3 बार बोलेंगे, आपको ये याद रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेजर्ट फ्लैग 8 किससे संबंधित है, डेजर्ट फ्लैग 8 का संबंध किससे है, बताइए कौन से देश के अंदर, कंट्री के अंदर डेजर्ट फ्लैग 8 सेलिब्रेट मतलब ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो को पोस्ट करके, और जो नहीं जानते वो यहाँ पढ़ लीजिए। ये सेलिब्रेट किया जा रहा है UAE, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के अल दफ्रा, ठीक है, अल दफ्रा में आयोजित किया जा रहा है बहुपक्षीय, मल्टी मतलब बहुत सारी टीम देश होंगे, मल्टी पक्षीय को क्या बोलेंगे यार, है ना, वायु अभ्यास को डेजर्ट फ्लैग 8 नाम दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखें। ये क्या है, हवाई अभ्यास है, एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है। इसके अंदर दुनिया भर से जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो आएंगी। कौन कौन सी हैं, एक तो हो गई UAE, दूसरा फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडिया। तो ये इन देशों का क्या होगा, वायुसेना अपने अपनी एक्सरसाइज करेगी, यहाँ पर अपने परचम लहराएगी। तो ये डेजर्ट फ्लैग 8 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, UAE अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लीजिए। ये क्वेश्चन तो आपसे 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपको ये मिलेगा, तो आप ध्यान रखना कि मैंने आपको बोला था तो आपने इसको याद रखा। वैसे हालांकि सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कराए जा रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मार्कोनी पुरस्कार किससे संबंधित है। अब ये मार्कोनी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, फील्ड, ठीक है, फील्ड पूछा जाएगा, ये कौन से फील्ड के अंदर दिया जाता है, तो ये दिया जाता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में मार्कोनी पुरस्कार दिया जाता है कि किसी ने इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कोई अच्छा योगदान दिया है तो उसको मार्कोनी पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर वैज्ञानिक है, कौन सा, हरि बालकृष्ण, ठीक है, हरि बालकृष्ण नाम याद रखना है, HB,
ठीक है। हरि बालकृष्ण को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बालकृष्ण मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर हैं, तो इनको याद रख सकते हैं। मार्कोनी पुरस्कार किसको दिया गया? हरि बालकृष्ण को दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह आपका आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, और अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं Learn24 Academy, ठीक है, इस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो फिर ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर करते रहें, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।